देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं ना। फ्लूइड मैकेनिक्स तुम्हें थोड़ा पहले का लेक्चर देखना पड़ेगा। ऐसे करके वाटर में कैपिलरी डाली है। कैपिलरी कुछ नहीं होती, एक पतली सी ट्यूब होती है जिसका डायमीटर अपने बाल के बराबर होता है, जिसका डायमीटर हमारे बाल के बराबर होता है। तो बहुत पतली ट्यूब होती है, ठीक है। ये इतनी पतली ट्यूब होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको पानी में इमर्स किया तो जो पानी का वाटर लेवल है या तो वो ऊपर जाएगा या वो नीचे जाएगा। दोनों बात मत करो भाई, पीछे बैठ जा। या तो वो वाटर लेवल ऊपर जाएगा या वाटर लेवल नीचे जाएगा। अब वाटर लेवल ऊपर और नीचे जाता क्यों है? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब हमारे सर पे कोई बंदा प्रेशर लगा रहा है, कोई भी हमारे सर पे प्रेशर लगा रहा है। कैसे लगाएगा? टेंशन दे के। घर वाले बोलते ना पढ़ लो, प्रेशर दे रहे। प्रेशर क्या कर रहे हैं? वो फोर्स लगा रहे हैं। अपने सर का एरिया कितना, इतना सही है ना, इतने से एरिया पे कितना ही प्रेशर झेल पाएंगे यास्मिन है। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला है, याद कर लेना है, ठीक है। पेटीएम होने वाली है तेरी जल्दी। अब जल्दी, अब देखो ये जो कैपिलरी थी, कैपिलरी में ना ये जो बना हुआ है ये किसी लिक्विड का सरफेस है। इसको मिनिस्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनिस्कस। क्या बोलते हैं? मिनिस्कस। अब देखो इस शेप को क्या बोलते हैं अविनाश? इस वाली को कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या क्या है ये क्या होती है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? चल कोई बात नहीं। ये केव मतलब इंग्लिश में गुफा। गुफा ऐसी होती है ना जिसमें अपन जाते हैं तो अंधेरा अंधेरा मिलता है, तो ये हमेशा कॉनकेव होता है। इसका उल्टा कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। इसका उल्टा हमेशा कॉन्वेक्स, इसका उल्टा कॉनकेव। तो ये कौन सा मेनिस्कस होगा यास्मिन? कौन सा होगा ये? कॉनकेव होगा, ठीक है। अब ये कॉनकेव मेनिस्कस मेरे को दे रखा था, बस मैंने इसको इसी डायग्राम को बड़ा करके यहां बना लिया। अब देखो कल हमने फोर्स पढ़ी थी, उसमें क्या होता है? ये मेनिस्कस है। कंपोनेंट ऑफ फोर्स पता है थोड़े थोड़े? फोर्स कैसे लगती है? फोर्स कुछ नहीं लगती है, जहां की तरफ ये जा रहा हो उसकी तरफ एरो मार लेने का, जहां की तरफ ये जा रहा हो वहां की तरफ एरो मार लेने का। मतलब फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स अगर लग रही है ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा होगा या कम? फोर्स यहाँ लग रही है तो प्रेशर यहाँ ज़्यादा होगा या कम? ज़्यादा होगा। नीचे कम। उल्टा बना रहा हूँ, फोर्स यहाँ, फोर्स यहाँ। अब फोर्स नीचे ज़्यादा तो प्रेशर कहाँ ज़्यादा? नीचे, यहाँ ज़्यादा एज कंपेयर टू यहाँ से। अब अगर ऐसा मैंने बनाया है तो सारे फोर्स के कंपोनेंट ऊपर ही लग रहे होंगे ना। जब ये कोने कोने वाला ऊपर लग रहा है तो ये सरफेस भी ऊपर ही लगा रही होगी। बस वही बना दिया है मैंने। इसको ऐसे क्यों बनाया है? क्योंकि ये सरफेस ऐसे थी, इसलिए इसको ऐसे करके बना दिया है मैंने, ठीक है। पेपर में डेरिवेशन आती है, ऐसे ही बना के आने का है। अब फोर्स ऊपर लग रही है ना सारी। अब मेरे को एक बात बताना, वो मेनिस्कस का थीटा कैसे निकालते थे हम? ये सीधी लाइन खींचते थे और कहाँ का एंगल लेते थे? यहाँ का ना। अब ये देख ये मेनिस्कस है, अभी बताया था। इससे सीधी लाइन खींच दी, ये दोनों के बीच में एंगल निकल जाएगा ना, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर की तरफ ये बना दूं और ये एंगल बोल दूं थीटा, कोई गड़बड़ नहीं है ना, सेम ही होगा। ये लाइन सीधी खींच दी, ये थीटा बना दिया, बोल दिया थीटा, कोई गड़बड़ नहीं होगी ना। नहीं, देखो
ये वाली लाइन ऐसे जा रही है थीटा, अगर ये एंगल भी है कुछ तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो सेम ही सेम होते हैं ना, और यहाँ जितना थीटा बना रहा होगा यहाँ भी इतना थीटा बना रहा होगा, बराबर। ठीक है, इस एंगल को थीटा बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। थीटा के साथ जो भी कंपोनेंट जाता है वो कॉस थीटा होता है या साइन थीटा होता है? अविनाश पता है या नहीं पता है? ठीक है, तीनों लोगों के पेज को पकड़ के चलूंगा, जिसे आता है वो रिवाइज कर लो और जिसे नहीं आता है वो सीख लो भाई, पर जल्दी सीख लेना। देखो, इन केस ये थीटा, ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, और टेन थीटा क्या होता है? छोड़, वो भी नहीं पता तो क्या याद करना है? पीबीपी एचएचबी, क्या याद करना है? पीबीपी एचएचबी, क्या? पीबीपी एचएचबी, पीबीपी एचएचबी, पी बाय एच साइन थीटा, बी बाय एच कॉस थीटा, और पी बाय बी टेन थीटा। ठीक है, इस ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला है क्या? हाइपोटेनियस कौन सा है? ऊपर वाला, ये। और ये क्या है? बेस। ठीक है, साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब यहां देख, सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, ये वाला हाइपोटेनियस। ठीक है, ठीक है। अब देखो, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या बताया था अभी अभी मैंने? बी बाय एच ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच। तो अगर मैं यहां पे कॉस थीटा लगा रहा हूं तो क्या आएगा? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय एच, और b की वैल्यू मैंने निकाली तो क्या आएगी? h cos थीटा ना। तो अगर मेरा ये h यहां पे फोर्स ही है ना, तो फोर्स की जगह h की जगह f लगा लूं, तो ये क्या हो गया? f cos थीटा ना। हमेशा याद रखना यार, थीटा से जो भी लाइन चिपक के चल रही है वो cos थीटा ही होगी, थीटा से जो भी लाइन चिपक के चल रही है वो कॉस थीटा ही होगी, और थीटा के जो सामने होगी, अब ये देख परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या था? साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच ना। एच की वैल्यू क्या है हमारे पास? एफ ही है, तो पी बाय एफ, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय एफ, तो पी इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। पी क्या है इसमें? ये वाली लाइन है ना, इस वाली लाइन को f साइन थीटा लिख सकता हूं मैं, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब देखो, डेंसिटी क्या होती है? रो। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? रो, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ, रेडियस तो बराबर ना, इसका आधा पूरा डायमीटर। ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू टेंशन इनटू 2 पाई आर। क्या होता है सर्कल का? काफी टफ है पर तब भी बताने की कोशिश करो। सरकमफेरेंस ना, कोई बात नहीं, जो समझ नहीं आ रहा छोड़ दो, बस रीड करना था। हो गया छुट्टी। होमवर्क में पढ़ के आना जो आज पढ़ाया। हाँ, और हाँ नोट्स बना के लाना, और कल वाली वीडियो डाल दूंगा वो देख लेना, 5-10 मिनट की है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, फोर्स लग रही है, टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन का मतलब है पानी की सरफेस के ऊपर पानी कितना टेंशन लगा रही है ऊपर वाले पार्टिकल पे।
फॉर एग्जाम्पल इन मार्करों को मेरे को ये पानी की सरफेस है, इस पर तैराने का है, तो पानी कुछ ना कुछ फोर्स से इसको ऊपर फेंकेगी। तो पानी इसको ऊपर रखना चाहती है, ये नीचे जाना चाहते हैं। इन केस ये ऊपर ही रह जाते हैं, दैट मीन्स ये जितना टेंशन लगा रहे हैं वो काउंटर बैलेंस कर रहा है पानी। ठीक है, ये अगर ऊपर ही रह जाते हैं, चलो बाय बाय, ये अगर ऊपर ही रह जाते हैं तो ये उतना ही टेंशन लगा रहे हैं जितना पानी नीचे से लगा रहा है, इसी को टेंशन कहते हैं। अब देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू टेंशन। टेंशन कहाँ लग रही है? अलोंग द सरफेस ऑफ ये सर्कल 2 पाई आर। तो टोटल वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल क्या होता है? ये ना, हॉरिजॉन्टल ये, ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगेगी? ऊपर कौन सा कंपोनेंट लग रहा है? एफ कॉस थीटा ना। एफ की वैल्यू मेरे पास t 2 पाई आर है, बस इसमें कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दूं, आ जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन का, है ना। एफ की वैल्यू मेरे पास है t इंटू 2 पाई आर, इसमें बस कॉस थीटा और मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर बस इतना ही होता है। फोर्स इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इज t 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा, t 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब नीचे कितनी फोर्स लग रही होगी भाई लोग? एक ही फोर्स लगती है नीचे, जिसको अपन ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी की वजह से अपन खड़े हुए हैं, ग्रेविटी लग रही है, दैट मीन्स mg, खत्म। ठीक है, अब रुक जा, नहीं लगेगा, पर अभी के लिए कंसीडर नहीं करना है, अभी के लिए बस वर्टिकल वाले को बैलेंस कर रहा हूँ। ऊपर जो फोर्स लग रही है, इधर इधर रुक जा, अभी जो ऊपर फोर्स लग रही है और नीचे फोर्स लग रही है, वो दोनों अपने आप को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ना। फोर्स हमेशा काउंटर बैलेंस करती एक दूसरे को। अगर कोई फोर्स ऊपर लग रही है, कोई फोर्स नीचे लग रही है, तो वो एक दूसरे को बैलेंस करेगी। एक मिनट, अगर मैं ये मार्कर को खींच रहा हूँ तो इसके पार्टिकल रेजिस्ट कर रहे होंगे, इसके पार्टिकल इसको अंदर खींच रहे होंगे, मैं इसको बाहर खींच रहा हूँ, फोर्स दोनों बराबर लग रही होंगी। दैट मीन्स अगर मैं mg को t इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा लिख दूँ, कोई गड़बड़ नहीं है ना? नहीं ना? ठीक है। m को क्या लिख सकता हूं मैं? मास को, मास को कुछ लिख सकता हूं? यहां कुछ दिख रहा है? डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि मास का तो यहां काम ही नहीं है ना। पानी का मास से ज्यादा डेंसिटी अपन यूज करते हैं ना। पानी का मास क्या क्या करेंगे अपन लोग? 1 लीटर पानी लेना है तब भी अपन वॉल्यूम ही देखते हैं। ठीक है, अब m इज इक्वल्स टू रो v लिख दूं, ये v नीचे है, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, v ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, है ना। ठीक है, तो नीचे ये लिख दे रहा हूं मैं, m की जगह रो v g इज इक्वल्स टू 2t इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं आ रही। अब और क्या लिख सकता हूं भाई? मेरे को ये एक्सप्रेशन तक पहुंचना है। हाँ, अभी हाइट कहीं आई क्या? सोचो सोचो, वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं? एरिया इंटू वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? इस ब्लॉक का वॉल्यूम क्या होगा? अगर मैं L इंटू बी, L इंटू बी कौन सी होगी इसकी? ऐसे देखो यार इसको, L इंटू बी
इंटू एच, या कुछ भी मान लो, एल इंटू बी इंटू एच, तीनों को मल्टीप्लाई करने से आता है। और एल इंटू बी क्या होता है, एरिया ही होता है ना, तो एरिया इंटू हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ही होती है ना, ठीक है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है भाई, क्या था अपने पास, रो वी जी इज इक्वल्स टू टी इंटू 2πr। ये भाई डेरिवेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। डेंसिटी को डेंसिटी लिख दिया, वॉल्यूम को क्या लिखा था मैंने, एरिया इंटू हाइट। एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी इज इक्वल्स टू, टेंशन को टेंशन लिख दिया, 2πr को 2πr लिख दिया, कॉस थीटा को कॉस थीटा लिख दिया। अब काटा पीटी चालू, पाई से उड़ा पाई, आर स्क्वायर से उड़ा आर, तुम्हारा बच गया ये सारी चीजें, तो h की वैल्यू आ गई 2t कॉस थीटा अपॉन रो आर जी, ठीक है। इतनी सी डेरिवेशन हो जाती है। अब ये हाइट क्या बताती है यह हाइट क्या बताती है कि इस मिनिस्कस के टेंशन की वजह से कैपिलरी में कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे आएगा। अब टाइप्स ऑफ फ्लो, फ्लो का मतलब कोई चीज़ कैसे बहती है। अगर अपन कार वॉश करा रहे तो पानी बहाएंगे, गार्डन में पानी डाल रहे पानी बहाएंगे, कहीं पानी को बाल्टी से फेंक रहे, फ्लो ही है ना वो, एक तरह से कोई लिक्विड को फ्लो कर रहे हैं। अब फ्लो कर जो रहे हैं हम, तो उस फ्लो को ना 4 तरह से कह सकते हैं अपन, स्टेडी, अनस्टेडी। स्टेडी का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, एक जगह पर रुका हुआ, ठीक है। और फॉर्म, ठीक है। एक जैसा बोल सकता हूँ, एक जगह पे रुका हुआ, फर्म, एक जैसा, है ना। तो स्टेडी मतलब जो एक जैसा है। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं से पानी जा रहा है और दूर से तुम्हें लग रहा है कि ये पानी एक जगह पर ही है, किसी पानी ट्रांसपेरेंट पाइप है ये, इससे मतलब तुम पानी देख पा रहे हो और तुम ये बता नहीं पा रहे हो कि ये पानी चल भी रहा है क्या, मतलब तुम्हें मूवमेंट दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब मैं ये कह दूं कि इसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है विद टाइम, हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है विद टाइम, दैट मीन्स इट इज स्टेडी। अपन फिजिक्स वाले हैं ना, तो अपन थोड़ा टेक्निकल बोलते हैं। व्हेन द वेलोसिटी इज सेम विद टाइम इज स्टेडी फ्लो, वेलोसिटी सेम विद टाइम। अब ठीक है, स्टेडी। नॉन स्टेडी मतलब बबल्स आ रहे हैं, वो ट्यूबवेल में पानी जो होता है ना खेतों में, हल्ला, कभी जैसे ही स्टार्ट होती है तो एक झटका देता है पानी, फिर थोड़ा सा रुकता है, फिर ठक 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 चलने लग जाता है ना। तो वो अनस्टेडी है ना, क्योंकि वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है। बस अगर वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ, अनस्टेडी, चेंज नहीं होती, स्टेडी। अब स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट क्या होता है। स्ट्रीमलाइन का मतलब है कि अगर मेरा ये पानी जा रहा है, ये पानी जाके यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट गिर गई, नेक्स्ट वाटर ड्रॉपलेट आई, उसने सेम पाथ कवर किया, वो भी आके यहीं गिर गई। थर्ड ड्रॉप आई, थर्ड ड्रॉप ने भी ये सेम पाथ कवर किया, यहाँ पे गिर गई। अब देख रहे हो हर सबसेक्वेंट पार्टिकल सेम तुम्हारा पाथ कवर कर रहा है। हाँ, आऊँगा, रुक जा, मर्ज मत कर, अभी फिलहाल अलग अलग पढ़ो। अगर एक ड्रॉप सेम पाथ कवर कर रही है तो वो स्ट्रीम लाइन है। लाइन मतलब
कोई भी ये सीधी रेखा ना, स्ट्रीम मतलब ऐसे बोलते हैं ना, वाटर स्ट्रीम जा रही है, अपन पावना वावना देखने जाते हैं तो स्ट्रीम ही तो है वो, पानी की एक लाइन में बह रही है। तो अगर कोई भी ड्रॉप या कोई भी वाटर का लाइन सेम पाथ फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स इट इज स्ट्रीम लाइन। ये देखने को कहाँ मिलता है, देखने को कहाँ मिलता है लाइव? साक्षी मैम ने पाइप लगाया गमलों में पानी डालने के लिए, उन्होंने बस पाइप को ऐसे करके छोड़ दिया तो पानी सिंपल ऐसे गिरेगा, क्योंकि नल तो आराम से चल रहा है ना। ये स्टार्टिंग और एंड की बात नहीं कर रहा मैं, जब वो पानी छिड़क रही थी ऐसे खड़ करके तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल पानी आके गिरता जा रहा है सेम जगह पर, स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब क्या हुआ, आगे से कोई बंदा आ गया, ठीक है, फिर अपने को उस बंदे पे गुस्सा आ गया, उसको अपने को भिगाने का है, तो अपन ने क्या किया, पाइप को आगे से दबा दिया। पाइप को दबाएंगे तो क्या होगा, ऐसे फिजिक्स का स्टूडेंट बन जाएगा हमेशा। अभी बदला निकाल रहा हूँ मैं, क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा पानी का। अरे वाह, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है पानी तेज जाएगा, हिंदी में पानी तेज जाएगा। पानी तेज जाएगा तो सामने वाले के भीगने के चांसेस ज़्यादा, बदला पूरे होने के चांसेस ज़्यादा। दैट मीन्स अगर मैं बोल रहा हूँ कि पहले पानी ऐसे गिर रहा था, ठीक है, पाइप पहले दबाया तो फिर पानी ऐसे गिरने लगा, फिर तुम्हारा पहुँच नहीं रहा था उस बंदे तक, तो तुमने और पाइप दबाया तो पानी यहाँ से गिरने लगा। ये क्या सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं क्या? इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। जब सेम पाथ कोई इनिशियल वाटर की सरफेस नहीं फॉलो करती तो उसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। एग्जाम्पल ट्यूबवेल, ट्यूबवेल नहीं फॉलो करती। अब ऐसी कई कंडीशन आ जाएंगी जब तुम्हारा वाटर स्टेडी भी हो, स्ट्रीमलाइन भी हो, अनस्टेडी भी हो और टर्बुलेंट भी हो, तो कंफ्यूज नहीं होने का है। पर अगर किसी ने अलग अलग पूछ लिया तो ऐसे डिफरेंस लिखते हैं, स्टेडी में वेलोसिटी लिखते हैं, स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट में सेम पाथ लिखते हैं, ठीक है। अब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल मतलब किसी पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, दैट मीन्स अरे तुरंत भेज देगा, खतरे में है। तुम तो बायो वाली हो, संभालो इसको, बताओ इसको क्या, गंभीर हालत, गंभीर है तो अब हाँ वही गंभीर, तो वही है क्रिटिकल। तो क्रिटिकल का मतलब है कि वाटर मेरा क्रिटिकल हालत में है, वो स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट में आने ही वाला है। पहले ये स्ट्रीम लाइन चल रहे थे तीनों एक साथ, फिर ये तीनों आगे पीछे ऐसे हो गए, तो एट द पॉइंट जब स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट बन रहा था, क्रिटिकल वेलोसिटी में था। क्रिटिकल वेलोसिटी, पानी वेलोसिटी से ही बह रहा है ना, तो जैसे ही वो स्टेडी से अनस्टेडी या फिर टर्बुलेंट से स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट बन रहा है, क्रिटिकल वेलोसिटी। ये फॉर्मूला याद करते हैं, ये डिराइव नहीं होता, ये फॉर्मूला गिवन ही है। वेलोसिटी क्रिटिकल इज इक्वल्स टू रेनॉल्ड्स नंबर इनटू विस्कोसिटी कोएफिशिएंट डेंसिटी डायमीटर। अब ये रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड्स नंबर एक डिराइव्ड नंबर है जो बताता है कि अगर 1000 से कम है रेनॉल्ड्स नंबर तो फ्लो स्ट्रीमलाइन जा रहा है, 2000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट जा रहा है। पर स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट के बीच में क्या लिखा है मैंने? अनस्टेडी। अनस्टेडी का मतलब है कि वो टर्बुलेंट हुआ नहीं है, होने वाला है। दैट मीन्स उसके जो पार्टिकल हैं वो वेलोसिटी सेम फॉलो नहीं कर रहे विद टाइम, ठीक है, 2000 और 1000 के बीच में। याद रखने, ये CET में डायरेक्ट आ जाता है कि 1000 से 2000 के बीच में रेनॉल्ड्स नंबर है तो वाटर इज
2 मिनट। स्ट्रीमलाइन, अनस्टेडी और टर्बुलेंट, तो अपने को अनस्टेडी मार के आ जाने का है। अब एक चीज़ देखो, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी क्या होती है? सबसे पहले विस्कोसिटी क्या होती है? अगर ये वाटर की लेयर से 3, तो ये बीच वाली रेड लेयर जो है वो ऊपर वाली लेयर को आगे जाने से रोकेगी, रेड वाली लेयर को ब्लू वाली लेयर आगे जाने से रोकेगी। अगर ये मेरा हाथ सरफेस है और इस पे कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो मेरा हाथ इस ब्लू वाले को आगे जाने से रोकेगा। तो कोई भी रेजिस्टेंस फोर्स जो पानी को आगे जाने से रोक रही है या फ्लूइड को आगे जाने से रोक रही है, दैट इज विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब ये सरफेस का नेचर कैसा है, ये सरफेस कैसी है, ये लिक्विड कैसा है, ये आपस में कितनी रेजिस्टेंस पोजेस करेगा, वो बताता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, इतना सिंपल सा है। अब बता डाउट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, अभी अपन देख रहे थे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है। रेट क्या होता है? रेट बोलो, दाम होता है, किस रेट पे दोगे ये मार्कर मेरे को। देखो रेट मतलब छोड़ो, जाने दो। चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका मतलब ये है वेलोसिटी कितना चेंज हो रही है इन अ स्पेसिफिक डिस्टेंस। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक इस मार्कर को ट्रेवल करना है तो इसकी वेलोसिटी विद द डिस्टेंस कितनी चेंज हो रही है, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। रेट का मतलब है चेंज, मतलब इस पॉइंट से यहाँ पे आया मैं, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, इस पॉइंट से यहाँ पे आया वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, इस पॉइंट से यहाँ पे आया वेलोसिटी कितनी चेंज हुई। तो वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है विद डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट अपन पढ़ते क्यों हैं? अभी मैंने बताया था तुम्हें कि ये अगर सरफेस है और ये सरफेस पे किसी लिक्विड की लेयर्स है, तो ये जो सरफेस है ये सरफेस रेजिस्टेंस देगी ना इस वाले लेयर को, फिर ये वाली लेयर इस वाली लेयर को रेजिस्टेंस देगी। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन सी लेयर को मिलेगी? नीचे वाली को, बीच वाली को, या फिर इस वाली को? फ्लो करने में ये तीनों लेयर फ्लो करेंगी, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसको मिलेगी? रेजिस्टेंस बोले तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको आएगी फ्लो करने में? सबसे नीचे वाले को, फिर उससे ऊपर वाले को कम आएगी और सबसे ऊपर वाले को सबसे कम आएगी, ठीक। तो अगर बीच वाली लेयर मेरी वेलोसिटी v से मूव कर रही है तो उससे नीचे वाली वेलोसिटी माइनस डेल्टा v से कर रही होगी। डेल्टा v मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, और ऊपर वाली वेलोसिटी प्लस डेल्टा v से मूव कर रही होगी। इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, उससे कम इसकी, सबसे कम इसकी, है ना। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या बताता है कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है विद डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? dv अपॉन dx, वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस। दैट मीन्स इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय मीटर, 1 अपॉन सेकेंड। ईजी है ना, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी अपन पढ़ रहे थे ना, ये ऐसा कुछ ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट मतलब ये कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, वो विस्कोसिटी में आ रहा होगा। अब विस्कोसिटी में कोई तुम्हारा कांस्टेंट आ रहा है तो वो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर सकता है? विस्कोसिटी किस किस चीज़ पर डिपेंड कर सकती है भाई? नेचर ऑफ द लिक्विड, एरिया पे, और किस पे कर सकती है? थोड़ा सा फॉर्मूला देखो। मुझे एक बात बताओ, कितनी वेलोसिटी से लिक्विड जा रहा था, किस डिस्टेंस में, वो नेचर पे डिपेंड कर रहा था ना। ये अगर सरफेस मेरी रफ है तो पानी रफ जाएगा, सरफेस स्मूथ है तो पानी स्मूथ जाएगा। और पर डिस्टेंस वेलोसिटी जा रही है, उसको मैं अभी क्या कहता था? वेलोसिटी ग्रेडियंट ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहता था मैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट पे ये विस्कोसिटी का कोफिशिएंट डिपेंड करना चाहिए ना, और एरिया पे भी करना चाहिए।
सरफेस पे तो करेगा ही, पर एरिया पे भी तो डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा एरिया उतनी विस्कोसिटी कम, जितना एरिया कम उतनी विस्कोसिटी ज़्यादा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ किसी लिक्विड को फ्लो करने के लिए कुछ फोर्स लग रही है, तो अगर एरिया बढ़ाऊंगा तो फोर्स बढ़ेगी या घटेगी? पूरे एरिया में पानी फैला रहा हूँ तो फोर्स बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। ठीक है, क्या बोलती हो, फोर्स बढ़ेगी घटेगी? ठीक है, बढ़ेगी। और वेलोसिटी ग्रेडियंट? मारो मारो सट्टा मारो। छोड़ो। अब फोर्स हमारी तीन चीज़ पे डिपेंड करेगी। पहली चीज़ विस्कोसिटी पे, और विस्कोसिटी किस पे? नेचर वेचर सब पे डिपेंड करेगी। दूसरी चीज़ भाई फोर्स एरिया पे डिपेंड करेगा। अभी मुझे नहीं पता कैसे करेगा, डायरेक्टली करेगा, इन्वर्सली करेगा, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट पे भी करेगा, करेगा, इतना क्लियर है, ठीक है। सिंपल सा एक्सप्रेशन होता है कि फोर्स एरिया पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे भी होगा। अब अगर मैंने एरिया बहुत बढ़ाया और मेरी सरफेस रफ है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट घट गया, दैट मीन्स एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि फोर्स तो सेम ही लगेगी ना। इन केस एरिया छोटा कर दिया पर सरफेस स्मूथ कर दी तो भी बात वही रहेगी। तो ये इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, दूसरे को बढ़ाओगे तो पहला घटेगा। कुछ नहीं किया है मैंने, फोर्स के नीचे एरिया भेज दिया है, फोर्स के नीचे वेलोसिटी ग्रेडियंट भेज दिया है, ईटा की वैल्यू निकाल दी है। इसको भी याद करना है, कोई डेरिवेशन नहीं है, स्ट्रेट फार्मूला। इस चैप्टर में थोड़े फार्मूले याद करने ही पड़ते हैं, ठीक है, पर इतनी बात है, डेफिनेशन सबकी आनी चाहिए। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ क्या कह सकता है? एक बार पढ़ के देखो क्या बोल रहा है। गिव्स द फोर्स ऑन अ स्फेरिकल बॉडी व्हेन इमर्स्ड, थोड़ा थोड़ा। स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि अगर मैं किसी, ये स्फेरिकल बॉडी है क्या? नहीं, ये स्फेरिकल बॉडी है। अगर हाथ यहाँ से हटा दिया जाए तो स्फेरिकल बॉडी को मैं पानी में डाल रहा हूँ, तो कितनी पानी उस पर फोर्स लगाएगा, दैट इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ। सीधा सीधा एक्सप्रेशन का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी याद कर लेने का है। सर इसमें जो v है वो वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी, ठीक है। ईटा विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, आर रेडियस, v वेलोसिटी, पाई 3.14 फोर्स पानी जो लगा है, ठीक है। बस इतना सा ही है।